हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज की इस वीडियो में हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स कैसे क्या होते हैं और उन्हें कैसे फाइंड करते हैं, उनका कोड क्या होता है C++ के अंदर समझेंगे सब। ठीक है, तो अभी ड्राई रन देख लेते हैं और कोड देख लेते हैं, इसका ओवरव्यू लेंगे और एक ड्राई रन देख लेंगे इसका। ठीक है, फिर इसके बाद इसे एडिटर में रन करेंगे। ठीक है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एक्चुअली में है क्या। तो जैसे कोई भी ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करें और उसके हर पर्टिकुलर डिजिट का हम क्यूब करें और फिर उनके क्यूब का सम कर दें आपस में, तो वही नंबर आना चाहिए जो स्टार्टिंग में था। जैसे कि 153 हो गया, ये हो गया 371 हो गया, इस तरीके का। ठीक है, तो इसका क्यूब करेंगे। अगर हम 153 को समझ लेते हैं एक बार, तो 1 का क्यूब होगा 1, 5 का क्यूब होगा 125 और 3 का क्यूब होगा 27। तो इनको हम प्लस करेंगे तो 153 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो रहा है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो अब इसको देख लेते हैं, तो इसका कोड क्या है। ठीक है, तो हम C++ के अंदर देख रहे हैं, तो ये कुछ हेडर फाइल्स हैं C++ की, जिसके अंदर अपना सी आउट, ये हेडर फाइल है जिसके अंदर अपना सी आउट सीन फंक्शंस इंक्लूड रहते हैं। और यूजिंग नेम स्पेस std यूज़ करेंगे हम, और फिर यहाँ से अपना मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे जिनका डेटा टाइप इंट रहेगा, मतलब इंटीजर। तो n वो है जिसमें हम कोई भी नंबर चेक करेंगे कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं। ठीक है, और आर हम बताएंगे सबका, मतलब कि आर क्यों डिक्लेयर करा, सम क्यों करा और टैम्प क्यों करा। ठीक है, सम इसलिए करा कि हमें यहाँ पे सम करना है ना, इसलिए। तो ज़रूरी नहीं है सम ही हो, आप बस बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि सम कर रहे हैं तो हम सम ही डिक्लेयर कर सकें ताकि कंफ्यूज ना हो। वैसे हम कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल को कैसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी नाम से, पर एक रूल होता है डिक्लेयर करने का, तो वो मैं समझा चुका हूँ अपने एक पहले की वीडियो में। ठीक है, तो अब देखते हैं। ठीक है, डिक्लेयर कर देंगे वेरिएबल्स, फिर उसके बाद हम डिस्प्ले करवाएंगे कि इनपुट दो n, मतलब क्या नंबर आपको चेक करना है, इनपुट दो n। ठीक है, तो फिर n को रीड करेंगे सीन फंक्शन का इस्तेमाल करके, और फिर यहाँ पे एक फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम 3 एक्सप्रेशंस होते हैं। और फर्स्ट में हम इनिशियलाइज करते हैं, जिसमें मैंने टैम्प में अपना n को असाइन कर दिया। ठीक है, मतलब कि n की वैल्यू टैम्प में दे दी। ठीक है, टैम्प में स्टोर करा दी। ठीक है, इसकी एसोसिएबिलिटी लेफ़्ट टू राइट होती है, तो इसलिए n की वैल्यू टैम्प में चली गई। ठीक है, अब सेकंड एक्सप्रेशन में मैंने दिया है कि n जो है नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब कि n की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 आ गई तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंपाइलर फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड एक्सप्रेशन में ये दिया है कि n क्या आएगा जब हम n को 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद ये मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करा है, 10 से डिवाइड करेंगे और फिर हमें रिमाइंडर निकाल कर देगा, रिमाइंडर जो कि अपना r में स्टोर होगा। और फिर ये, ठीक है, अब इसका एक बार ड्राई रन समझ लेते हैं इतना। बाकी ये तो नीचे जो लिखा है मैंने इफ एल्स में, ये इजी है। ठीक है, तो इतने का पहले एक ड्राई रन समझ लेते हैं। हाँ। तो है क्या अपने पास, फॉर टैम्प इक्वल्स टू n, ठीक है, r इक्वल्स टू n मॉड्यूलस 10 और सम इक्वल्स टू सम प्लस r का क्यूब। ठीक है, ठीक है, टैम्प में मैंने मतलब n को टैम्प में असाइन कर दिया, मतलब टैम्प में अपनी n की वैल्यू स्टोर हो गई जो भी हम इनपुट देंगे। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सपोज़ करो कि मैं इनपुट दे रहा हूँ, मैंने 153 तो समझा दिया कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, अब मैं 370 इनपुट दे रहा हूँ, सपोज़ करो। ठीक है, ये भी एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो हम इसे प्रूव करेंगे इससे, फॉर लूप से, कि ये कैसे है। ठीक है, तो पहले तो मैंने n की वैल्यू अपनी 370 है अभी। ठीक है, तो ये टैम्प में चली जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे, क्या n 0 के बराबर है, मतलब n तो 370 है तो 0 के बराबर नहीं है, तो इसकी एंट्री
फॉर ब्लॉक के अंदर हो जाएगी, मतलब जो भी है ये इसे रीड कर पाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि ऊपर की कंडीशंस ट्रू हैं, ठीक है। तो अब आर क्या है, एन, और एन को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे जो भी उसका रिमाइंडर बचेगा वो आर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या है 370, जब हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 33770, तो ये आ गया 0। हाँ, तो जब हमने 10 को मतलब 370 को 10 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आ गया 0, जो कि आर में स्टोर हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या है, अब आर की वैल्यू है 0। अब फिर कंपाइलर इसको तो रीड कर लिया उसने, मतलब समझ लिया, जो भी ऑपरेशन मैथमेटिकल करना था वो हो गया। अब सम वाली लाइन में आएगा, ठीक है। तो सम की वैल्यू क्या थी, हमने 0 से इनिशियलाइज करी, तो सम की वैल्यू 0, तो सम क्या हो जाएगा, सम की वैल्यू है 0 और आर की वैल्यू भी 0, तो आर का क्यूब करेंगे मतलब 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा। तो जो सम की वैल्यू नई होगी, नई वाली सम की वैल्यू भी 0 ही होगी, ठीक है। तो अभी ये फिर से इधर इस थर्ड एक्सप्रेशन में जाएगा, क्योंकि कंपाइलर जब तक इसमें मतलब रहेगा फॉर लूप में जब तक कंडीशंस फॉल्स प्रूव नहीं हो जाती, मतलब जब तक कोई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। तो इसके बाद दोबारा से थर्ड एक्सप्रेशन में जाएगा। तो n की वैल्यू क्या थी 373, इसके अकॉर्डिंग मतलब हमें n को 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या थी 370, तो 370 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ पे डिवीज़न है तो हमें ये लेना है ना कि ये, ठीक है। मॉड्यूलस में हमें रिमाइंडर चेक करना होता है, अब यहाँ पे डिवीज़न ऑपरेटर का यूज़ किया है तो ये लेना है। तो n की वैल्यू नई वाली हो जाएगी 37, ठीक है। तो अब यहाँ आएगा फिर इसके बाद कि क्या 37 0 के बराबर है, मतलब 0 के बराबर नहीं है, हाँ ये ट्रू है, मतलब ये नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर है ना, मैंने ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आता है ये नॉट इक्वल टू, तो इसके ऊपर वीडियो डाल दिया, ठीक है। तो अब चेक करेगा कि 37 क्या 0 के बराबर नहीं है, हाँ ठीक है ट्रू है, तो इसके अंदर इसे दोबारा एंट्री हो जाएगी फॉर ब्लॉक के अंदर, मतलब लूप इसके ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो अब n को फिर ये दोबारा से 10 से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर जो आएगा वो r में स्टोर हो जाएगा। तो n की न्यू वैल्यू क्या है 37, तो जब 37 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अपना 7 आएगा, देख लेते हैं, हाँ 7 है, ठीक है। तो 7 r की नई वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ओके, देन इसके बाद सम वाली लाइन में आएगा, सम वाली स्टेटमेंट पढ़ेगा। सम क्या है, सम तो अपना पुराना 0 ही था, लेटर मतलब लास्ट सम अपना 0 ही था। तो अब सम आर की नई वैल्यू क्या है 7, तो 7 का क्यूब भी हो जाएगा 343, ठीक है। तो सम के अंदर क्या आ गया 343, क्योंकि 0 प्लस करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो सम की नई वैल्यू होगी अब 343, ठीक है। अब ये दोबारा ऊपर जाएगा, थर्ड एक्सप्रेशन को रीड करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला है कि n को 10 से डिवाइड करो, तो n क्या था, n अपना n था 37, ठीक है, लास्ट n 37 ही था ना, तो 37 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे देखते हैं क्या आएगा 3, तो डिवीज़न ऑपरेटर है तो मुझे इस पे ध्यान देना है ना कि इस पे कोशेंट पे ध्यान देना है, ठीक है। तो 3 आ गया, तो n की वैल्यू आ गई अपनी 3 नई वाली, ठीक है। तो अब ये इसमें सेकंड एक्सप्रेशन में चेक होगी क्या 3 0 के बराबर नहीं है, हाँ ठीक है नहीं है, तो इसे अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो जब हम 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचता है, तो अपना यहाँ पे हमने आर जो है इंट डेटा टाइप में स्टोर करवाया, मतलब कि आर जब हमने डिक्लेयर करा था वेरिएबल तो डेटा टाइप इंट था, तो हम वैसे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के 0 लगा के तो 0.3 आंसर आ जाएगा कोशेंट, लेकिन अपने को रिमाइंडर देखना है तो वैसे भी यहाँ पे हम पॉइंट वगैरह नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंटीजर है डेटा टाइप तो वो पॉइंट के आगे वाली वैल्यू को रीड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अपना ये रिमाइंडर पूरा 3 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू नई वैल्यू क्या हो गई आर की 3, ओके। तो जब 3 को फिर सम वाली स्टेटमेंट में आएगा, सम की लास्ट वैल्यू क्या थी 343, तो जब इसको पूरा रीड करेगा तो सम इक्वल्स टू सम की लास्ट वैल्यू 343 प्लस आर का क्यूब, आर की लास्ट वैल्यू क्या है 3 का क्यूब 27, ठीक है। तो अब इसको प्लस करेंगे 343 प्लस 27 तो आ जाएगा 10 7 370, ठीक है। मतलब कि वही नंबर आ गया जो हमने इनपुट दिया था, ठीक है। इनपुट 370 दिया था
अब लास्ट में सम के अंदर वही वैल्यू आ गई 373 जो हमें चाहिए, मतलब कि एक 370 अपना आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, ये इसका लॉजिक है। अब दोबारा कोड पे चलते हैं, ये रहा। ठीक है, तो पूरा समझ लिया है इसको, फॉर लूप को किस तरीके से फ्लो हो रहा है अपना। ठीक है, अब जब सम के अंदर 370 स्टोर हो जाएगा तो ये दोबारा ऊपर जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, वो आप खुद एक बार ड्राई रन करके देखना। ठीक है, ओके। देन फिर ये इसका इधर आएगा, फॉर ब्लॉक से बाहर हो जाएगा तो ये इफ़ को रीड करेगा, इफ़ के अंदर जो भी कंडीशन है इसको रीड करेगा। तो टेम्प में अपने क्या स्टोर करवाया था, एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू क्या इनपुट दिया हमने 370, तो टेम्प के अंदर क्या है 370, तो चेक करेगा कि क्या 370 इसके सम के बराबर है। ये इसके बीच में हम इक्वल्स टू ऑपरेटर है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आता है, रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर वीडियो डाल दिया है मैंने। ठीक है, तो क्या टेम्प सम के बराबर है, सम की वैल्यू भी 370 है, हमने देख ली, टेम्प के अंदर भी 370 स्टोर करवा चुके हैं, तो हाँ बराबर है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो इसे अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो ये प्रिंट कर देगा इट इज़ अ एमस्ट्रॉन्ग नंबर, अगर टेम्प सम के बराबर है तो, अदरवाइज प्रिंट कर दो नो इट इज़ नॉट एमस्ट्रॉन्ग नंबर, और यहीं पे अपना कोड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा एमस्ट्रॉन्ग नंबर पे पूरा कोड C++ के अंदर। ओके, और इसका ड्राई रन भी समझ लिया है। ठीक है, जितना ज़रूरत था उतना समझा है, उसके बाद का आप एक बार खुद भी ड्राई रन करके देखना। ठीक है, मतलब कि जब अपना 370 आ गया था सम की वैल्यू, तो उसके बाद भी हम चेक होती ना इसके ऊपर, मतलब थर्ड एक्सप्रेशन में दोबारा जाता, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती, तो उसके बाद का आप देखना खुद। ठीक है, तो अब हम इसे लैपटॉप में रन करके देखते हैं। तो जो हमने कोड अभी कॉपी में समझा था वो भी यहाँ पे टाइप कर लिया है, अब इसको रन करवा के देखते हैं। ठीक है, इसमें हम एमस्ट्रॉन्ग नंबर्स पहले इनपुट देंगे और देखते हैं क्या ये आउटपुट में देते हैं। तो मैं पहले 153 इनपुट देता हूँ क्योंकि 153 एक एमस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो ठीक है, ये सही आउटपुट दे रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल मतलब सेम कोड वही लॉजिक है एकदम। अब मैं एक बार 370 देता हूँ इसे इनपुट, तो ये भी एक एमस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, अब कुछ एक रैंडम वैल्यू देता हूँ जो कि एमस्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, जो कि एमस्ट्रॉन्ग नंबर नंबर नहीं है। तो सपोज करो मैं 540 दे देता हूँ, तो दिखा रहा है नो इट इज़ नॉट एमस्ट्रॉन्ग नंबर, क्योंकि ये एक एमस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। ठीक है, तो कोड अपना बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये एक सिंपल सा कोड था जिसमें बस एक ये छोटा सा एक लॉजिक था। ठीक है, यहाँ पे इतना लॉजिक था, और ये जो कंडीशंस थी इनमें हमें सही से खेलना था, बस ऑपरेटर्स के साथ क्या क्या होगा। ठीक है, और इसके लिए ऑपरेटर्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अब हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का कोड देख लिया है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।